आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू इजी फिजिक्स और हमारे कैरियर पॉइंट कोचिंग क्लासेज में। जो CU CET की जो रेगुलर वीडियो सीरीज़ हमने चालू की है उसके स्टेप को आज आगे बढ़ाते हुए आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन हर किसी एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। और आज का जो अपना प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सोल्व कराने का जो होगा प्रोग्राम, उसमें हमें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के भी आपको 2-3 क्वेश्चन बताएंगे। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और मैं भी आपको प्रीफर करता हूं कि अगर आपको अपना स्टैंडर्ड और बढ़ाना है तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के भी पेपर सोल्व करो। उसकी आपको वेबसाइट मिल जाएगी, नहीं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। जो आपका जो आज का जो अपना डिस्कशन का जो टॉपिक है वो ऑपरेटर्स है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी है और श्रोडिंगर इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इसमें भी स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा हमें, और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, और अपना ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका हर जगह क्वेश्चन आता है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। ये तो आपको CU और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, DU, नेट, जेम, हर किसी एग्जाम के अंदर इसका एक फिक्स क्वेश्चन होता है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। और हम इससे स्टार्ट करेंगे आज का अपना डिस्कशन, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। बहुत इजी, मतलब एक फॉर्मूला होता है, बस आपको उसको आगे पीछे करना है और आपका रिजल्ट आ जाता है। तो स्टार्ट करेंगे हम फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी एंड दीज ऑल्स, ठीक। तो और जो पीछे के जो टॉपिक्स थे और उनकी अगर आपसे प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप बता सकते हो। और आज के भी हमें इस जो पूरा टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा उसके बाद में भी आपको एक क्वेश्चन बैंक हर बार की तरह एक क्वेश्चन बैंक और देंगे और उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल देंगे और कुछ हमारे पास और प्रिजर्व है उसमें से आपको दे देंगे। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद जो अपना आज का पोर्शन स्टार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक क्वेश्चन आता है, कई बार 2 आ जाते हैं या नहीं भी आते हैं, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है आज वाला, इसमें से लगभग 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते हैं और थोड़ी मैथमेटिक्स भी इसमें आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो देखो आज का जो टॉपिक है फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी। वैसे तो देखो वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो अपन वेव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि वेव फंक्शन क्या होता है और कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट, उसके अंदर ये ग्रुप वेलोसिटी का पूरा जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो दिया हुआ है। तो इसके जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर मैथमेटिकल टाइप कहते हैं, तो हम सीधे उस पर डिस्कशन करते हैं। जो फेज वेलोसिटी होती है उसको VP से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ω/K। ओमेगा क्या होती है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और K होता है वेव वेक्टर। K क्या होता है 2π/λ, इसको बोलते हैं वेव वेक्टर, और आप वेव नंबर भी बोल सकते हो। और जो ग्रुप वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है dω/dk। बस ये 2 फॉर्मूले हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। हम जब क्वेश्चन करेंगे तब इसके आपको 2 क्वेश्चन करवाएंगे और आप जब क्वेश्चन का जो तरीका होगा उससे समझ जाओगे कि इसके क्वेश्चन करते कैसे हैं। इसके बाद अब जो अपना आगे के जो टॉपिक्स है वो पूरे वेव फंक्शन, श्रोडिंगर इक्वेशन और नॉर्मलाइजेशन, इन पर है। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं कि क्वांटम ट्रीटमेंट में जब स्टडी स्टार्ट हुई तो सबसे ज़रूरी जो फिनोमेना था वो डुअल नेचर से आया था। तो वहीं से डुअल नेचर को ध्यान में रखते हुए एक वेव फंक्शन की इमेजिनेशन की थी कि क्वांटम मैकेनिकल में एक ऑपरेशन को पूरा करने के लिए हमें एक वेव फंक्शन की जरूरत पड़ती है जिसको साई से डिनोट करते हैं, साई x, y, z, और t भी बोल सकते हो, और आप साई इज द फंक्शन ऑफ r एंड t भी बोल सकते हो, और साई आप x और 0 भी लिख सकते हो। मतलब उसमें पोजीशन के कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं और टाइम में भी, मतलब। और यहीं से हम टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इक्वेशन बना कि अगर अपने पास ये पोजीशन है तो हम किसी टाइम में जंप लगा सकते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर की, ठीक है। तो देखो वेव फंक्शन की कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हम वो क्वालिटीज़ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में देंगे। वेव फंक्शन की कुछ क्वालिटीज़ होती है कि वेव फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। उसकी जो 5-6 प्रॉपर्टीज़ है वो आपको PDF के अंदर दे देंगे और आपको बस वो प्रॉपर्टीज़ हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो ग्राफ डिपेंडेंट होता है। अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो आप वेव फंक्शन के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो ग्राफ फिलहाल तो हम नहीं बनवाएंगे, लेकिन किसी दिन जब ये सब कंप्लीट होने लगेगा तो हम एक स्पेशल अपनी क्लास ग्राफ की रख लेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन और प्रोबेबिलिटी एंड ऑर्थोगोनलिटी।
उसके बाद हम श्रोडिंगर इक्वेशन पर डिस्कशन करेंगे। देखो अपने पास एक वेव फंक्शन होता है साई और एक इसका कॉन्जुगेट होता है साई स्टार। क्योंकि आप बुक में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अकेले साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता। साई क्योंकि साई रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप साई स्टार लोगे तो कुछ एक उसका एक प्रॉपर मीनिंग होगा। तो अपना जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो प्रोबेबिलिटी होती है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पी से डिनोट करते हैं और उसका मतलब होता है साई स्टार। साई आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप पूरे स्पेस के अंदर या यहाँ पर फुल स्पेस लिख के भी इसको ऐसे लिख सकते हो साई स्टार साई डीवी। ये आपकी होती है प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। अगर साई स्टार साई और डीवी फुल स्पेस माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट इसकी वैल्यू 1 हो तो ये होती है अपनी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। साई स्टार साई डीवी पूरे स्पेस के अंदर मतलब पार्टिकल कहीं ना कहीं पाया जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ रही है तो हम कहेंगे हमारा वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। मतलब नॉर्मलाइजेशन की ये कंडीशन है। आपको अगर कोई वेव फंक्शन दे, कोई तरंग फलन दे और वो नॉर्मलाइज्ड क्वेश्चन में कहे नहीं है या फिर है, जो भी मतलब अपन क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये कंडीशन से उसको नॉर्मलाइज्ड करना होता है। और अगर कहें कि दो वेव फंक्शन एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है तो मतलब ये हुआ कि साई स्टार साई की वैल्यू कितनी है 0, या हम कहें तो साई कोई दो वेव फंक्शन अलग अलग ले लेते हैं, साई और फाई की वैल्यू कितनी आ रही है 0। जब 0 आए तो ऑर्थोगोनलिटी और जब 1 आए तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी श्रोडिंगर इक्वेशन की कि वो क्या है और वो एक्चुअल में उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये जो थोड़ा सा हम ट्रीटमेंट आपको बता रहे हैं उसके एंड में मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद ही हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम बात करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की। देखो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है वो नथिंग बट टोटल एनर्जी की इक्वेशन है, या हैमिल्टोनियन भी बोल सकते हो। मैं बोर्ड पे इक्वेशन लिखता हूँ माइनस एच क्रॉस, मैंने एक बार इक्वेशन 1 डायमेंशन में लिखी है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m d2 साई ओवर dx स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये है अपनी टोटल एनर्जी। मतलब कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं एक टोटल एनर्जी की ही इक्वेशन है। टोटल एनर्जी या हैमिल्टोनियन का ही फॉर्मूला है। और अगर हम 3 डायमेंशन में बात करें तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाती है माइनस, ये है अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन। अब ये दो प्रकार की होती है, टाइम डिपेंडेंट भी और टाइम इंडिपेंडेंट भी। और उस पर ज़्यादा मतलब कि अगर आपको पढ़ना हो टाइम डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, तो आप अपने बीएससी फाइनल की बुक्स में डिटेल से पढ़ सकते हो। बाकी ज़्यादा कोई फर्क नहीं होगा, आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन का यूज क्या है, इसमें से टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो यहाँ पर हम 1D की बात करते हैं, इससे आपको अच्छा समझ में आएगा। कोई भी हमें एक साई की वैल्यू दे देंगे कि साई बराबर साइन एक्स है, ई की पावर एक्स है, कुछ भी कोई वैल्यू दे देंगे, साइन एक्स इक्वल टू इतना है, आप ना उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, उसकी टोटल एनर्जी इतनी है। मतलब आपको साई दे दिया, आपको वी भी दे दिया। ठीक है, साई दे दिया, वी दे दिया, अब कहेगा आपको टोटल एनर्जी ई निकालनी है, तो क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है, चाहिए दे वो वैल्यू पुट करनी है और तुरंत आपको जो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। समझ गए बात? अब आपको साई दिया हुआ होगा, ये और ये 2 पैरामीटर है, इसमें से एक देगा और एक आपसे पूछेगा। कई बार क्या करता है, हिंट के तौर पे देता है, किसी फ्री पार्टिकल के लिए पूछता है कि फ्री पार्टिकल है, उसकी वेव फंक्शन इतनी है, एनर्जी निकालो। तो फ्री पार्टिकल के लिए हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कितनी कंसीडर करते हैं, 0। ध्यान रखना ये बात, फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। तो इसमें से जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है वो या तो टोटल एनर्जी देके पोटेंशियल एनर्जी पूछता है, या पोटेंशियल एनर्जी देके टोटल एनर्जी पूछता है, और वेव फंक्शन आपको गिवन होता है। और एंड में जब हम हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको पूरा एक पैटर्न लिखूंगा कि सारे वेव फंक्शन अगर ऐसे ऐसे हिंट दे तो ऐसे ऐसे वेव फंक्शन याद रखने हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं हम। देखो हम शॉर्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा स्पीड से पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमें बहुत कुछ कवर करना है। और क्वांटम मैकेनिक्स के बाद हमारा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो डिमांड के हिसाब से वेव और ऑसिलेशन ही हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चों ने मुझे पर्सनली बताया कि सर आप वेव और ऑसिलेशन स्टार्ट करो। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, हिंदी में कहूँ तो प्रायिकता धारा घनत्व है। देखो इसमें एक हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन मिलती है, वो
डेल रो ओवर डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ एस इक्वल टू 0। ये एक इसकी प्रोबेबिलिटी की और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की कंटिन्यूटी इक्वेशन है, सातत्यता समीकरण। ऐसी के ऐसी हमें ईडी में मिलती है डेल्टा रो ओवर डेल्टा टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू 0। उससे सिमिलर है यहाँ हम इसकी बात करेंगे केवल। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताती है और इसमें एस कैसे निकालते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एस ही क्या है, अपना प्रायिकता धारा घनत्व। एस ही क्या है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। देखो ये जो इक्वेशन है ये क्या बताती है, इसका मैं आपको रिजल्टेंट बता देता हूं कि प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करती। मतलब सीधा भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी एक टाइम इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। आप चाहे प्रोबेबिलिटी निकालोगे कैसे, साई स्टार साई करके, ठीक है। अगर आपको साई x 0 दे दे और साई x t भी दे दे, फिर आप दोनों में से प्रोबेबिलिटी निकालो तो दोनों में से प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसका फिजिकल मीनिंग यही हुआ कि प्रोबेबिलिटी है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती। प्रोबेबिलिटी क्या है, कंजर्व्ड क्वांटिटी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि कंजर्व्ड क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पर हम एस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि एस को कैसे फाइंड करते हैं। ये जो एस होता है प्रायिकता धारा घनत्व है, एस इक्वल टू होता है स्टार। ये डेल ऑपरेटर है, इसकी आपको पता ही होता है वैसे वैल्यू क्या होती है, ग्रेडियंट ऑपरेटर की वैल्यू होती है आयोटा डेल डेल एक्स प्लस जे केप डेल डेल वाई प्लस के केप डेल डेल जेड। ये तीनों डायरेक्शन के लिए है। अगर आपको वेव फंक्शन तरंग फलन अगर आपको 1D दे तो डेल डेल एक्स यूज कर लेना, और आर में दे तो आप सीधा डेल डेल आर यूज कर सकते हो। बस अवकलन करना है, एक बार साई का और एक बार साई स्टार का। अब साई स्टार कैसे लेते हैं और साई कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे साई बराबर अगर आपको दे e की पावर आयोटा के एक्स, तो साई स्टार कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा ऑफ के एक्स। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ये छोटी सी बात है, बता दी मैंने ऐसे ही। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी पे भी अपने पास एक प्रॉब्लम है, हम उस पर हल्का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स को डील करने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं। और वो कैसे काम करते हैं थोड़ा उस पर डिस्कशन करेंगे। ब्रीफ में नहीं जाते हुए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ऑपरेटर क्या होते हैं। और आपने वैसे देख रखे हैं मैट्रिक्स भी एक ऑपरेटर है। देखो आप लोगों ने वो केली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ी है, और उससे वो नहीं पढ़ी तभी आप लोगों ने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर तो कभी न कभी निकाले हैं। तो देखो मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ कि ऑपरेटर क्या होते हैं। मैंने दो इक्वेशन लिखी है। एक ऑपरेटर होते हैं, देखो एक कोई ऑपरेशन होता है, ऑपरेटर एक केप किस पे लग रहा है, अक्ष पे लग रहा है। अक्ष कोई स्टेट है, कोई अवस्था है, एक ऑपरेटर अक्ष पर लग रहा है। देखो वापस अवस्था आ रही है और कुछ वैल्यू के साथ। तो अगर ऐसा कोई केस हो तो उस केस में हम इसको बोलते हैं आइगन ऑपरेटर, और ये होती है आइगन स्टेट, और इनको आप बोलते हो आइगन वैल्यू। एक ऑपरेटर किसी स्टेट पर लग रहा है, ऑपरेशन करेगा, अगर वापस स्टेट वो की वो आ जाए, प्रिजर्व रह जाए, चेंज ना हो, और कोई आइगन वैल्यू आ जाए, उसको हम बोलते हैं आइगन ऑपरेटर, आइगन स्टेट और आइगन वैल्यू। सिंपल एग्जांपल से समझ लो, अगर आपको ऑपरेटर तो दे दे डी बाई डी एक्स और स्टेट दे दे ई की पावर एक्स, तो देखो ए ऑन साई, तो देखो डी बाई डी एक्स किस पे लग रहा है, ई की पावर एक्स, वापस क्या आएगा ई की पावर एक्स, स्टेट वैसे की वैसे आ गई, और आइगन वैल्यू क्या ले लेंगे हम, इसका मल्टीपल 1। तो लेमडा की वैल्यू समझ गया बात कि जब कोई ऑपरेटर किसी स्टेट पर लगे और स्टेट चेंज ना हो, जैसे डबल डेरिवेटिव ऑपरेटर हो और साइन एक्स हो, स्टेट चेंज नहीं होगी, समझ गया बात। तो वो अपना आइगन वैल्यू और आइगन स्टेट और आइगन ऑपरेटर होगा। अगर चेंज कर रहे हैं तो आइगन का नाम नहीं आएगा, ठीक है। लिस्ट है ऑपरेटर्स की, एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, वो मैं आपको जो लिस्ट होगी वो यहाँ पूरी तो मैं नहीं खोल के बताऊंगा। एक जो अपने इंपॉर्टेंट है, एक तो एनर्जी ऑपरेटर, उसका मैं बता देता हूँ आपको, आयोटा आजकट डेल डेल टी, और एक मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आयोटा आजकट डेल बाई डेल्टा एक्स, और पी वाई हो तो डेल वाई आ जाएगा, पी जेड हो तो डेल जेड आ जाएगा, और अगर पी वेक्टर ले लो पी एक्स पी वाई पी जेड, तो माइनस आयोटा आजकट ऑफ ग्रेडियंट आप लिख सकते हो। ये बात, ये दो ऑपरेटर हो गए, और बाकी जो जितने भी ऑपरेटर्स होंगे उसको मैं आपको पीडीएफ के अंदर एक लिस्ट बनी हुई पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में इन ऑपरेटर का जो रोल है वो हम कंप्यूटर के अंदर पढ़ेंगे।
देखो अगर कोई ऑपरेटर है ए कैप, उस पर हम एक ऑपरेशन करें डेगर का और वापस ऑपरेटर वैसे का वैसे ही सेफ रहे, तो बोलते हैं हम ए कैप जो ऑपरेटर है वो क्या है, हर्मिशियन है। ये डेगर का मतलब बता देता हूँ, ये जो डेगर जो ऑपरेशन है इसका मतलब होता है कि जो ऑपरेटर है, मतलब कोई मैट्रिक्स है मिसाल के तौर पर, उसका आप ट्रांसपोज ले रहे हो और उसका क्या कर रहे हो, कॉन्जुगेट कर रहे हो। आइदर आप पहले कॉन्जुगेट ले लो और उसके बाद ट्रांसपोज कर सकते हो। तो मतलब आप समझ गए, बेसिकली एक जो काम होता है वो मैट्रिक्सों पे होता है। तो जब आप प्रॉब्लम करोगे तो आपको आइडिया लगेगा, और जब आप फिजिक्स से एमएससी करोगे और हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप उनको अच्छे से फिजिकल मीनिंग समझ आएंगे कि वाकई में क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर का कितना अच्छा रोल होता है, और इसके बगैर कैसे क्वांटम मैकेनिक्स के टूल्स मतलब पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किए जा सकते। अब जो ये ए डेगर ऑपरेटर है, ये हर्मिशियन ऑपरेटर है, इसका मैं आपको थोड़ा डेगर की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। डेगर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ये होती है कि अगर आप किसी पर 2 बार डेगर लगाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 2 ऑपरेटर हैं ए और बी, उन पर डेगर लगाते हो तो हमेशा उल्टा होके खुलते हैं, बी का डेगर और ए का डेगर। और जैसे ही आप ए बी सी पर लगाओ तो आप समझ जाओगे सी का डेगर, बी का डेगर और ए का डेगर। और आपको कोई दे दे ए कैप बी कैप प्लस बी और सी कैप डी कैप, इस पर डेगर लगाओ तो पहले दोनों को डेगर दे दो अलग अलग, ए कैप बी कैप का डेगर प्लस सी कैप डी कैप का डेगर। उसके बाद क्या करोगे, अब यहाँ पर ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी लगा दो, खोलोगे तो ये उल्टे हो जाएंगे और खोलोगे तो ये भी उल्टे हो जाएंगे। ये डेगर की प्रॉपर्टीज़ है। और एक आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है इधर वाली बात, डी बाई डी एक्स का जो डेगर होता है, डी बाई डी एक्स हो चाहे डेल्टा बाई डेल्टा एक्स हो चाहे डेल्टा बाई डेल्टा टी हो, इन तीनों का जो डेगर होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब डी बाई डी एक्स, डी बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स और डी बाई डी टी जो भी है। और जब नेगेटिव आता है तो मतलब कि ये प्रॉपर्टीज नहीं काम कर रही, ए का डेगर इक्वल टू ए नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है वो क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं है। आपको कोई भी ऑपरेटर के बारे में पूछे, कुछ लंबा चौड़ा दे के पूछ सकते हैं, क्या बताओ ये हैमिल्टोनियन है, या फिर 4 ऑप्शन के अंदर कुछ अलग अलग वैल्यू दे के पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मिशियन ऑपरेटर। तो आपको हर्मिशियन ऑपरेटर पता लगाने के लिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, नहीं तो आपको मैं 1-2 क्वेश्चन सोल्व करके पीडीएफ में दे दूंगा। आप समझ जाओगे कि हर्मिशियन ऑपरेटर सोल्व करने का तरीका क्या है, डेगर लगा के चेक करना, अगर वापस वही आ रहा है तो आपका ऑपरेटर हर्मिशियन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू। आइडिया समझते हैं। एवरेज वैल्यू को हमेशा ऐसे लिखते हैं, जैसे एक्स का है पी एक्स का है, उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा ऐसे लिखते हैं, साई स्टार जो ऑपरेटर हो वो बीच में डाल दो, साई और पूरा वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय साई स्टार साई और डीवी। अब जैसे P है तो यहाँ बीच में क्या डाल जाएगा, इस बार साई स्टार पी एक्स साई, और यहाँ पे x होगा तो dx आ जाएगा, y हो तो dy आ जाएगा। 1 डायमेंशनल है और dv बराबर सबको पता है क्या होता है, dx dy और dz। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेना, मैं भी dv लिख रहा हूँ, आप घबराना मत, साई स्टार साई और dv। अगर वेव फंक्शन आपको गिवन होगा और नॉर्मलाइज्ड हो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल ऊपर वाला पैरामीटर आपको सोल्व करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एवरेज ऑफ एक्स को ऐसे लिखते हैं, साई एक्स। ठीक है, ये भी एक लिखने का इसको तरीका है, इसको ब्रैकेट नोटेशन बोलते हैं। अब मैं भी कोई अच्छे एग्जाम मतलब जैसे कि अपने सीयू में तो ऐसे नहीं आता, किसी कभी आपको फेस पड़े तो आप ध्यान रखना ये कॉन्जुगेट है और ये रियल है। मतलब जो अपना साई होता है ना, इसको हम इसमें लिखते हैं, और जो साई स्टार होता है इसको हम इसमें लिखते हैं, इसको बोलते हैं ब्रा, इसको बोलते हैं केट, और ये नोटेशन होता है ब्रैकेट नोटेशन। ठीक है, ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता रखना है। हाँ, एक और बात बता देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे x है, मैं जो आपको वो पीडीएफ के अंदर दूंगा, x जो ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू x ही होती है। अभी जैसे मैंने px ऑपरेटर की बताई थी कितनी, माइनस आयोटा आज का डेल ओवर डेल्टा x। तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन को सोल्व करो तो यहाँ पर px की जगह क्या रखना है, माइनस आयोटा आज का डेल बाई डेल x। ऐसे एनर्जी ऑपरेटर था, E की वैल्यू आयोटा आज का डेल बाई डेल
टी, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे डेल बाई टी। ज़्यादातर एवरेज एनर्जी का क्वेश्चन पूछते हैं कि एवरेज एनर्जी कितनी होगी। फिलहाल तो लेंथी मेथड से सोल्व करवाएंगे। जब हम पार्टिकल 1D बॉक्स और पोटेंशियल की प्रॉब्लम और हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे तब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा कि तो एवरेज एनर्जी को मिनट सेकंडों में कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स की जो थ्योरी है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, और तो किताबों में लीनियरिटी, कम्यूटेटिव ऐसे दिए हुए हैं, वो बहुत आसान है, उनमें आप बुक से पढ़ते रहना। जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसकी बुक में थोड़ी डिटेल देख लिया करो कि भी क्या होता है, पूरा जानने की आपको इच्छा हो तो। अदरवाइज आप जितना हम आपको बता रहे हैं वो सफिशिएंट है, उससे आप समझ भी जाओगे और क्वेश्चन करना भी आपको आ जाएगा। जो कम्यूटेटर अलजेब्रा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई ऑपरेटर है ए केप और बी केप, तो इनका जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है वो पढ़ रहे हैं हम कि जो ए केप और बी केप है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ए केप बी केप माइनस बी केप ए केप। आज तो ऐसे मतलब कि ऐसे समझाने के लिए ए केप बी केप है, कल को जो हमें क्वेश्चन पूछेंगे वो कुछ अलग तरीके से पूछते हैं, एक्स और पी एक्स सोल्व करो ऐसे। एक मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूँ, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कभी कम्यूटेशन रिलेशन सोल्व कर रहे हो, दो ऑपरेटर को लगा के आप उसको डील कर रहे हो, डील करना सिखा देंगे। अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाए, मतलब ए केप बी केप की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए, तो इस लाइन का मतलब होगा जो दोनों ऑपरेटर है ए केप और बी केप, दोनों की जो आइगन स्टेट है वो साइमल्टेनियस है। दोनों की साइमल्टेनियस आइगन स्टेट है, मतलब दोनों एक ही वेव फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब दोनों उस वेव फंक्शन को प्रिजर्व रखेंगे, या फिर दोनों के लिए क्या है, ये ऑपरेटर्स क्या है, आइगन ऑपरेटर है। अगली बात समझ में, साइमल्टेनियस आइगन स्टेट है। और अगर किसी ऑपरेटर का टोटल एनर्जी के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 आ जाए, मतलब किसी ऑपरेटर का टोटल एनर्जी H या मैं बोल दूं E, ठीक है, टोटल एनर्जी E भी होती है, हैमिल्टोनियन बोल दो, हैमिल्टोनियन काम आएगा अपने। किसी ऑपरेटर का हैमिल्टोनियन के साथ अगर 0 आ जाए रिलेशन, तो इसका मतलब होता है कांस्टेंट। मतलब मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें यहाँ पर px की, तो ये 0 आ गया, तो इसका मतलब होता है dpx ओवर dt इक्वल टू कितना, 0। तो px क्या है, कांस्टेंट। तो वो ऑपरेटर क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन या कांस्टेंट ऑफ मोमेंटम और कांस्टेंट ऑफ समथिंग जो भी है उसको शो। कम्यूटेशन रिलेशन है, इस पे थोड़ा सा सोल्व करना सिखा देता हूँ। इस पे इजी क्वेश्चन आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता। जैसे इसको सोल्व करना है कि एक्स पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो कभी सीधे सोल्व मत करना, हमेशा इस पर क्या लगता है, पहले एक वेव फंक्शन लगा दो आप ऐसे आर्बिट्रेरी, एक्स पी एक्स। अब इसकी परिभाषा हमें पता है कि ए और बी की परिभाषा क्या होती है, ए बी माइनस बी ए। तो खोल दो, ए बी माइनस बी ए, ये ऑपरेटर है, केप लगा होता है ऑपरेटर पे, ठीक है। ये ओपन हो गया और ये पीछे लगा दिया साई। अब साई को मल्टीप्लाई करा दो, एक्स पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा अचकट और डेल ओवर डेल्टा एक्स, ये लगा दिया साई, माइनस पी एक्स की वैल्यू रख दूँ माइनस आयोटा अचकट डेल ओवर डेल्टा एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स और साई आ गया। और एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स ही होती है। तो देखो माइनस आयोटा अचकट एक्स और डेल्टा साई ओवर डेल्टा एक्स। जो साई होता है वो पोजीशन का तो फंक्शन होता ही होता है, टाइम का भी हो सकता है। माइनस माइनस प्लस आयोटा अचकट। अब देखो यहाँ पर ये दोनों के साथ क्या होगा, डेरिवेटिव आएगा, तो फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा अचकट फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव खुद का खुद के साथ कितना हो जाएगा, ए। तो देखो ये माइनस आयोटा अचकट वाली टर्म इसके साथ कट गई और टोटल क्या आ गया लास्ट में, आयोटा अचकट साई। तो आप वापस इस साई को हटाओ तो आपको क्या मिलेगा, एक्स पी एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, आयोटा अचकट, ठीक है। ये तो इजी है। अब आपसे इतना भी इजी नहीं पूछेंगे, अब आपको पूछेंगे, देखो मैं बता देता हूँ, हमें पूछ लेंगे एक्स स्क्वायर पी एक्स या एक्स पी एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब पी एक्स, ऐसे मतलब पावर लगा के पूछेंगे। तो मैं आपको सोल्व करके फिर आपको सीधी ट्रिक बता दूंगा। पहले सॉल्यूशन बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे हमें दे दे एक्स स्क्वायर और पी एक्स का, तो एक्स स्क्वायर को 2 बार लिख लो, एक्स और इंटू पी एक्स। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो आप बुक से पढ़ लेना। इसमें भी जैसे कि प्रॉपर्टीज होती है कि अगर ए बी और सी दे दे तो कैसे करते हैं, तो ए का बी के साथ हो जाएगा प्लस ए का
सॉरी ए का सी के साथ हो जाएगा और ए का बी के साथ भी हो जाएगा, बी का सी के साथ। फिर यहाँ पर आप वापस वैसे लगा सकते हो ए सी माइनस सी ए और प्लस बी सी माइनस सी बी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज बुक में लिखी हुई है और अगर मुझे लगेगा ठीक तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल उनको पेस्ट कर दूंगा। अब देखो हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाते हैं, अक्स का अक्स के साथ करा, अक्स का पी एक्स के साथ कर दिया और इस अक्स का कर रहे हैं, इस ये अक्स इधर बाहर है तो इधर बाहर प्लस, अब इस अक्स के साथ कर रहे हैं, एक बार इसके साथ किया तो ये अक्स इस साइड बाहर आ गया, अब इसका इसके साथ करेंगे तो ये अक्स पहले ही बाहर आ जाएगा, अक्स और पी एक्स। अभी जस्ट पढ़ा था अक्स पी एक्स कितना होता है, आयोटा अचकट, ये वैल्यू हमेशा याद रखना। तो अक्स पी एक्स कितना होता है, आयोटा अचकट अक्स, अक्स पी एक्स कितना होता है, आयोटा अचकट। तो ये देखो आयोटा अचकट अक्स, आयोटा अचकट अक्स कितना हो गया, 2 आयोटा अचकट एक्स। ऐसे 3 घात करेंगे तो समथिंग 4। तो इसका जो ओवरऑल फॉर्मूला है फंडामेंटल वो ये है, एक्स की पावर n और पी एक्स वो कितना होता है, वो होता है n आयोटा अचकट और x की पावर n-1। जैसे कल को आपको 5 दे दे तो 5 आयोटा अचकट x की पावर 4। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर हो जाएगा। अगर px की पावर बढ़ाने लग जाए ना तो n आयोटा अचकट है और px की पावर n-1, ये हो गया अपना। कोई भी पावर का पूछे आप सीधा यहाँ ये इंपोर्ट, ये फॉर्मूला है, ये याद रखो और इसमें वैल्यू पुट करना सीख लो। मैं आपको बताना चाहता हूँ CU CET और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के भी आप पेपर सोल्व करो, उससे आपकी रैंक अच्छी आएगी, आपको मतलब फुल बाय फुल मिलने के भी चांस रहेंगे और इतना हार्ड पेपर भी नहीं आता। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ 2017 का, वो उसके अंदर ऐसे दिया हुआ है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक वेव ट्रेवल कर रही है, पानी में चली गई, ऐसे उसकी फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी निकालो। एक रिलेशन दिया हुआ है, हमें उस वो लिख रहा हूँ, बाकी जो भी आप पढ़ लेना। एक दिया हुआ है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नोड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर, जहाँ ओमेगा नोड एंड सी तो है कांस्टेंट। फिर कहा है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ वीजी एंड वीपी। प्रोडक्ट मतलब गुणा कराना है। उसने कहा है कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का क्या निकालो, प्रोडक्ट निकालो। तो देखो फेज वेलोसिटी क्या होती है, फेज वेलोसिटी होती है ओमेगा बट्टा के। तो यहाँ से ओमेगा निकाल लोगे ना, ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा नोड स्क्वायर और सी स्क्वायर के स्क्वायर का रूट और डिवाइडेड बाई के। अब ग्रुप वेलोसिटी कितनी होती है, डी ओमेगा ओवर डी के। ग्रुप वेलोसिटी कितनी होती है, डी ओमेगा ओवर डी के। तो इसका के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो, नहीं तो देखो यहाँ पर ये करो, इसका करो, कितना होगा 2 ओमेगा, या फिर ऐसे नहीं करो तो आप यहाँ से ओमेगा निकालो सीधे, ये इस पर रूट आ जाएगा। तो डी ओमेगा ओवर डी के कितना आ जाएगा 1/2 और पावर नेगेटिव आएगी तो नीचे चला जाएगा, ये वाली वैल्यू नेगेटिव, इनको मल्टीप्लाई करा दो Vg और Vp, और जो भी आप सॉल्यूशन आएगा वो देख लेना। ये कट जाएंगे आपस में, ये तो कट जाएंगे, कुछ जो भी आंसर आएगा ठीक है। ठीक है, 2/3 ऑफ Vp और समथिंग, मतलब कि जो रिजल्ट पूछना चाहता है वो इन टर्म ऑफ फेज वेलोसिटी की टर्म में पूछना चाहता है। तो देखो ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी होती है डी ओमेगा ओवर डी के। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम आइडिया लगाते हैं, कैसे करेंगे, एक बार इसको अलग लिख के छोड़ दो। इसने दे रखा है Vp स्क्वायर इक्वल टू जी बाई के, और Vp कितना होता है, फेज वेलोसिटी होती है कितनी है, ओमेगा बटा के। तो Vp स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और के स्क्वायर, यहाँ पुट कर दो, ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू जी बाई के से के कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, जी के। अब देखो यहाँ से आप इसका अवकलन कर लो, 2 ओमेगा अलग से कर देते हैं हम, ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब देखो ग्रुप वेलोसिटी कितनी होती है, डी ओमेगा ओवर डी के, वहाँ उसका के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो, 2 ओमेगा डी ओमेगा ओवर डी के इक्वल टू कितना देगा जी, इसका जी का तो होगा नहीं, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का क्वेश्चन है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, करने में आपको ठीक लगेगा थोड़ा। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, Vp इंटू के बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना हो गया, Vp इंटू के। तो G/2 ओमेगा की वैल्यू रख दो,
ये रही Vp इंटू के। अब भी देखो मैच नहीं कर रहा, जी की वैल्यू रख दो आप यहाँ से, जी की वैल्यू कितनी रख दो, के इंटू वीपी स्क्वायर, आंसर आ गया हाफ ऑफ वीपी। ठीक है, ये तो हो गया ग्रुप वेलोसिटी। एक रिलेशन दिया होगा आपको, या तो डेरिवेटिव लेना है, बस थोड़ा तरीके से काम करना है। अब जब अगला वीडियो आएगा अपना, उसके स्टार्टिंग में मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, वो आपके कंसेप्ट भी अच्छे करेगी और वो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से रिलेटेड है। अब आप आज का जो अपना वीडियो वो इतना ही होगा, और क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें क्वांटम मैकेनिक्स का अलविदा हो जाएगा लगभग। फॉर्मूले समझने हैं, लगाते कैसे हैं, उस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई थ्योरी आप खुद के बेसिस पे बना सकते हो, वो आप शॉर्ट नोट्स में डाल लो। और साथ साथ में जो पीडीएफ हम दे रहे हैं उसमें से कुछ उठाते हुए अपने कुछ नोट्स प्रिपेयर करो, रोज़ रिवाइज करो। जब तक आपका डाटा याद रहेगा आप क्वेश्चन पे कमांड बना सकते हो। और देखो क्वेश्चन पे कमांड बनाना और डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगेगा, ये सब तभी समझ में आता है जब आपको खुद को एकदम अच्छे से डाटा याद हो। तो डाटा याद करो, बार बार रिवाइज करो और प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करते रहो। अभी पूरे अगस्त में तो शायद पूरे जुलाई तक तो मैं भी शायद कोई भी एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। मैं भी अगस्त के स्टार्ट या जुलाई के लगभग एंड में एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट आएगी, आपके पास खूब टाइम है और हमें भी टाइम मिल जाएगा कि हम थोड़ा मतलब कि डिटेल से डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, मतलब पूरा कवर कर सकते हैं लगभग ओवरऑल टॉपिक्स। इसके बाद अब क्वांटम मैकेनिक्स खत्म होने के बाद वेव और ऑसिलेशन, उसके बाद शायद सेमीकंडक्टर जो डिमांड आ रही है उसके हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर कोई बच्चा कर लेता है, ये सिंपल होते हैं। वेव ऑसिलेशन और मैकेनिक्स और सेमीकंडक्टर, यहाँ पर तो दिक्कतें आती है, तो उन पर हम चर्चा थोड़ी मतलब डिटेल स्टडी कर लेंगे, थोड़ा टाइम ले लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।